नमस्कार। अपने शौर्य, साहस और कड़े अनुशासन के चलते दुनिया भर की सेनाओं में सबसे विशिष्ट स्थान और सम्मान रखने वाली भारतीय सेना पर हर देशवासी को गर्व है। विषम प्राकृतिक चुनौतियों को झेलते हुए भी हमारे सुरक्षा बल जिस तरह दिन रात भारत की पावन भूमि की रक्षा में तैनात रहते हैं, यह उसी का प्रतिफल है कि आप और हम निडर भाव से अपना जीवन आज़ादी से बिता पाते हैं और अपने परिवारों संग खुशियां मना पाते हैं। सेना के जवान भले होली और दिवाली पर अपने घर वालों से दूर सरहद की सुरक्षा में तैनात हों, लेकिन वह यह जरूर सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ होली दिवाली ही नहीं, जीवन का हर दिन खुशहाली के साथ बिता सकें। सेना है तो सुरक्षा है, सेना है तो विश्वास है, सेना है तो आत्मविश्वास है। यह कोई स्लोगन नहीं बल्कि हकीकत है। आज भी इस देश में यदि प्रेरणा का कोई सबसे बड़ा पुंज है तो वह सेना है। हम चुनाव के समय तथा विभिन्न मौक़ों पर जब देश के प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं का जायजा लेने खासतौर पर वहां जाते हैं तो नन्हे मुन्ने बच्चों से पूछने पर पाते हैं कि अधिकतर बच्चे बड़े होकर सेना में जाना चाहते हैं। उनका यह जवाब उनकी देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान के भाव को स्पष्टतः प्रकट करता है। भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करने और उसकी वीरता भरी कहानियां आप तक पहुंचाने, रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे आपको समझाने और सामरिक महत्व के गंभीर विषयों से आपको अवगत कराने के लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं विशेष कार्यक्रम शौर्य पथ। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के इस खास साप्ताहिक कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित रहेंगे ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त DS त्रिपाठी। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि तवांग से जुड़ा मुद्दा लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए आज हम इसी विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके चलते मेरा पहला प्रश्न सर आपसे यही है कि पहले डोकलाम, फिर गलवान और अब तवांग, आखिर चीन चाहता क्या है? देखिए, चीन का मंसूबा हम पहले से ही जानते हैं जी, आज से नहीं। जब हम बात करते हैं चीन का तो सबसे पहले 1962 ही आदमी याद करता है कि 1962 में चीन ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था जी। और उसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां कि चीन ने हमारे साथ धोखा नहीं किया या कोशिश नहीं की जी। जो चीज़ बदली है वो ये कि हम भी आक्रामक हुए हैं जी, जो नहीं थे पहले जी, और चीन भी आक्रामक हुआ है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो एक देश का नागरिक होने के नाते, एक फौजी के नाते बाद में बात करूंगा जी, कि पहले हम चीन को काफ़ी शय देते रहे जी। चीन कुछ करता रहा जी, हम उसको जवाब, उस माकूल जवाब को नहीं देते रहे जी। ये भी कहूँगा अगर मैं दोनों मिला दूँ कि फौजी और सिविल के मामले में तो हालत ऐसी होती थी जी, कि चीन का आपको पता है कि LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम बोलते हैं, और कुछ भी डिवीज़न नहीं है जी, एक्चुअल कोई डिवीज़न नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो हमारा फिर भी है जी, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल भी है और लाइन ऑफ कंट्रोल भी कई जगह ईयर मार्क्ड है जी, पता है दोनों तरफ को कि ये है जी। लेकिन जहाँ तक चीन के साथ है वहाँ कोई ईयर मार्क नहीं है। और अगर आप गए हो, हम तो वहाँ थे जी, कुछ जगहों पर सिर्फ हमने पत्थर इकट्ठे कर दिए हैं। जी, आप देखते होंगे, आप लोगों ने किया होगा, वहाँ का जी। पत्थर इकट्ठे कर दिए और लगा कि बस जी यही लाइन ऑफ कंट्रोल है जी। और उस समय चीन जो है पेट्रोलिंग करता रहा, कोई नई बात नहीं है। और पहले भी मैं आपको बताऊं चीन इनग्रेस करता रहा है, कोई नई बात नहीं है जी। चाहे आप 2009, 10, 8 ले लीजिए, इवन जब हमारा कारगिल चल रहा था तब भी जो है चीन इनग्रेस कर रहा था, लेकिन उनके पेट्रोल आते थे जी। और जो मैंने आपसे कुछ देर पहले बोला कि हम शह दे रहे थे, हम कुछ नहीं बोलते थे उनको जी। होता था, वो आते थे अपना, या तो रुकते थे थोड़ी देर और वो वापस चले जाते थे जी। अगर हम एक तरफ से देखें तो उनका मन बढ़ गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तो कोई अपोजिशन मिल नहीं रहा है जी, तो हम अपनी मनमानी करते रहेंगे, चलते रहेंगे जी। लेकिन ये बाद में जब ये देखा गया कि बढ़ गया, हालांकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं नाथुला का, अगर आपको याद है, हम लोगों ने पहले भी बात इसके ऊपर हम कर चुके हैं कि वहाँ माकूल जवाब दिया गया उनको, और उसके बाद जो ये इनग्रेस होने लगे उसका जवाब अब
हम देने लगे हैं उनको, देने लगे हैं, माकूल देने लगे हैं जी। उसमें अब उनको दोनों तरफ से हमें भी लगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत हो गया जी, या जो हम अपने उसमें कहते हैं हद हो गई, हद हो गई। अब जो है इससे आगे हमें इस हद को पार नहीं करने देना है उनको। जी, चीन ने वास्तव में हद तो कर ही दी थी, वो सोचते थे कि हम और चलते रहेंगे ऐसे। जी, जी। तो इस वजह से आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहले डोकलम हुआ, फिर गलवान और अब ये तवांग। तवांग। और ये आपने जो बिल्कुल सही कहा सर कि जैसे हमने उनको शह दी थी, तो शायद अभी ये जो हमने देखा कि एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें हमारे जो जवान हैं वो चीनी सैनिकों को खदेड़ रहे हैं, तो उसका देशवासियों ने ऐसा स्वागत किया क्योंकि शायद वो पहला ऐसा वीडियो था। हमने ठीक है पाकिस्तान की ठुकाई पिटाई देखी, लेकिन चीनियों की ठुकाई पिटाई देखते हुए हर देशवासी का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो गया कि आपने जैसे कहा कि शह थी या वो हम पर हावी हो रहे थे, तो हमारे अंदर एक जो चीन का हवा था या जो चीन के एक बहुत दादागिरी टाइप की उसकी हमारे मन में बिठा दी गई थी, वो सब निकल गई कि हम भी पीट सकते हैं और हम पीट रहे हैं। ये एक विश्वास जो इस वीडियो से लोगों के मन में आया है। सर, एक मेरा जो सवाल है कि तवांग पर चीन की नज़र किन कारणों से बनी रहती है, और हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या चीन की ओर से हर वर्ष इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं जैसे हमने अभी देखा? देखिए, तवांग का जो इलाका है जी, अरुणाचल में तो है ही है जी, और जब से लद्दाख हमने मान लिया था कि लद्दाख हमने छोड़ दिया था, जी, वो दे दिया था, बोला था कि चीन का हिस्सा है, अब हम पीछे नहीं जाएंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, वो अलग की बात है। जी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात या जो गलत बात चीन की तरफ से हुई कि चीन ने कहा कि अरुणाचल भी लद्दाख का इलाका है। जी, वो चीज़ तो हमने नहीं, उनको जब हमने रिकॉग्नाइज किया तो हमने तो ये चीज़ नहीं सोची थी, जी, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि ये उनका इलाका है, जी, पहली बात। और जो तवांग का इलाका है, कुछ प्लेट्यू का इलाका है वहाँ पर, जी, जो जगह है, जी, और उसके पीछे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अगर आप देखें तो बुद्धिस्ट मान्यताओं के हिसाब से भी वहाँ पर कुछ बना हुआ है। जी, एक झरना या झील है जो कि बहुत उसकी मान्यता है वहाँ जी, पर। और वो जो है चीन के लिए एक ऐसी जगह है वहाँ से कि हम चीन पर काफ़ी नज़र रख सकते हैं जी, उस इलाके से। जी, यांगजे का जो एरिया है जी, उसी में है, उसी में ही है। यांगजे जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जी, जहाँ से कि हम काफ़ी नज़र रख सकते हैं जी, उनके ऊपर। और ये आज से नहीं, पहले भी चीन की नज़र वहाँ पर रही है। जी, जी, तो चीन की नज़र पहले से है और अब उनको लगा कि चूंकि हिंदुस्तान अब जो आर्मी है हिंदुस्तान की, जी, वो हर एक चीज़ पर गतिविधि पर नज़र रखने लगी है, तो ये नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ हो। जी। और क्या वो जो तवांग है, मेरा एक प्रश्न पाठक का था कि क्या इसलिए भी तवांग पर उसकी नज़र है कि वो तिब्बत को जो रास्ता शॉर्ट कर देता है चीन के लिए? बिल्कुल, ये भी है। जी, क्योंकि एक चीज़ और मैं ऐड कर दें जो हम हो सकता है आगे आते जरूर, जी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत डेवलप कर लिया है। जी, उस इलाके में भी जहाँ चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जी, चीन ने वहाँ तक रोड्स बना ली हैं, जी, विलेजेस भी अपने उन्होंने बढ़ा दिए, लोगों को वहाँ लगा दिया, और बिल्कुल वो रास्ता उनके लिए नज़दीक हो जाएगा तिब्बत के लिए। जी, तो ये एक बिल्कुल सही बात कही आपने जी, कि ये एक उनके पास ये पॉइंट है जी, जिसके लिए वो चाहते हैं कि वो इलाका हासिल कर लें वो इलाका हासिल करें। और सर 1993 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो चीन है लगातार उस समझौते को तोड़ता रहता है। जी बिल्कुल, ये समझौता बड़ा क्लियर हुआ था जी, दो चीज़ें कि अब स्टेटस को आप मेंटेन रखेंगे जी, और हम हथियारों का कोई इस्तेमाल आपस में नहीं करेंगे। जी, लेकिन मैं अंदरूनी बात आपको बताऊं, हमने भी देखी है चीन की पेट्रोल, जी, और हम सिक्किम साइड की बात कर रहे थे जहां पर चीज़ वही है, जी, उधर से ही जाता है। जी, तो चीन की पेट्रोल आती थी हमारे पास, जी, और हमको भी खबर मिलती थी कि उनकी पेट्रोल आ रही है वहाँ पर, जी, और ये भी था कि हम भी हथियार लेके नहीं जाते थे। जी, लेकिन उस समय, आज से मैं ये कहूँ तकरीबन 30 साल मान लीजिए, जी, 28-30 साल पहले, जी, वो हथियार लेके आते थे, जी, लेकिन सिर्फ अंतर यही था जी, कि कुछ आदमी अपने वो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पीछे छोड़ देते थे, जी, 1 किलोमीटर पीछे, जी, जो हथियारों के साथ रहते थे, बाकी लोग बिना हथियार के आगे आते थे। जी, तो मंशा मैं उस समय भी ठीक नहीं थी, जी, उस समय भी वो फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर आप हथियार लेके आ रहे हैं, जी, डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ पर जी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, जी, और फिर आ रहे हैं, जी, तो नेचुरली इसका मतलब आप तो डबल फेस शुरू से है। बिल्कुल, जी, तो उस समय भी था। जी, और अभी तो खैर
है ही इस समय जी लेकिन हम जो है पूरा फॉलो कर रहे थे कि हमारे इंस्ट्रक्शंस यही थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जी। तो उस समय भी जो हम बात कर रहे हैं उस समय भी उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने ये चीज़ें नहीं की और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करते रहे। जी। और अगेन मैं कहूँगा नागरिक के नाते दुख की बात है कि आपको पता है कि किसी समय पार्लियामेंट में बोला गया था, उस समय में आप खुद याद करेंगे जी कि अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाएंगे जी तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक चीज, और तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी का ये बयान था। और दूसरी चीज ये बोली गई थी कि ये अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं तो हो सकता है चीन उसी को इस्तेमाल करके हमारे अंदर जी घुसा है। जी जी तो बिल्कुल। हम चूंकि ये मेंटलिटी थी जी इस वजह से आपको पता है कि हम कितना अपने आप को दबा के रखे हुए थे जी इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जी ऐसा नहीं था, जी सेना वही है, वही सेना है, बिल्कुल। लेकिन मनोबल जो है या जब सेना को और छूट मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला तो सेना को लगा कि नहीं अब हम क्यों रोके अपने आप को। जी बिल्कुल। हमारे अंदर अगर दम है तो हम उसको दिखाएंगे बिल्कुल और रोकेंगे। बिल्कुल सर। और किसी भी देश के लिए ये जरूरी है कि अगर वो ताकतवर है तो उसकी सरकार मजबूत हो, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और उसकी सेना मजबूत हो, और सेना की मजबूती का काम लगातार चल रहा है। आपने AK एंटनी जी के बयान का अप्रत्यक्ष रूप से हवाला दिया, लेकिन सर अब हम देख रहे हैं कि जब तवांग का ये मामला सामने आया उसके बाद चाहे नेता हैं, चाहे आम नागरिक हैं, चाहे और भी जो लोग हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि चीन को याद रखना चाहिए 1962 नहीं 2022 है। अब अगर हम 8-10 साल पहले हमारे पास जो बुनियादी ढांचा नहीं था वहाँ पर, या बाकी हमारे पास जो युद्धक क्षमता है, सैन्य क्षमता हमारी उतनी मजबूत नहीं थी, तो इतने 8-9-10 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि आज हम चीन को ये कहने की सूरत में हैं कि भैया ये 1962 नहीं 2022 है। जी, दो चीज़ें आप याद कीजिए 1962 की जी लड़ाई की एक्चुअल तो अलग की बात है। अब तो जो रिपोर्ट्स थी वो भी उसमें आ गई हैं मीडिया में, जो पहले वो थी आप सबने पढ़ाई होगा, देख सकते हैं। वो अलग की बात है कि क्या था, बट अगर आप उस समय की बनी हुई अगर मूवीज भी देखिए जी तो आप देखेंगे कि हमारे जवानों के पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, राइफलें ऐसी थी कि उस ठंड में ब्लॉक हो जाती थी जी। 303 राइफलें और बाकी जो थी वो ठीक से चलती नहीं थी जी। टेम्परेचर इतना आपको पता ही है कितना हालत उस समय माइनस था जी। इक्विपमेंट नहीं था पहनने के लिए, उसमें काम कर रहे थे जी। और चाइनीज उस समय उनकी एक टैक्टिक्स थी वेव्स में आने की कि एक के बाद एक वेव्स आए जा रहे हैं जी। लाइन लगा करके, पहली वेव आई, दूसरी आई, तीसरी आई, आप कितनों को करेंगे जी। और हमारी हालत ऐसी थी, कई जगह अम्यूनिशन खत्म था जी, हो रहा था। लेकिन तब भी अगर आप पढ़ें, वो आप मेजर चीज छोड़ दीजिए, कुछ घटनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर हमारे सैनिकों ने उस समय भी ऐसा काम किया जो कि सोच नहीं सकते थे हम जी। छोटे छोटे लोगों ने किस तरह उनको रोका, सीमित संसाधनों के बावजूद, बिल्कुल बहुत ही सीमित। उस समय हमने एयर पावर अपना इस्तेमाल ही नहीं किया जी। अगर एयर पावर इस्तेमाल किए होते तो हमारी ये सिचुएशन नहीं होती जी। लेकिन आज की जो आप बात कर रहे हैं, दो चीजें हुई हैं जी। पहली बात कि देश के लोगों ने सेना का मनोबल इतना बढ़ाया है जी, उन्होंने बोला कि नहीं ये सेना, उनको अगर विश्वास है, 2 महीने पहले जो सर्वे हुआ था इंडिया टुडे ने और बाकियों ने भी सर्वे किया था, उसमें अगर आपने देखा तो हर समय यही आ रहा है कि देशवासियों को सबसे पहले भरोसा नंबर 1 सेना के ऊपर है, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर है, बिल्कुल, फिर वो जुडिशरी और बाकी चीजों पर वो आते हैं जी। तो ये चीजें जब सेना ने देखा, भले वो तकलीफ में है, जो भी उनके पास कभी वो कमी भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे देशवासी इस तरह हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो हम कैसे इस भरोसे के तोड़ सकते हैं जी। तो उनके पास अपने जान, अपने भरोसे, अपने पैर की उछालों की कीमत नहीं लगती जी। वो सोचते हैं कि नहीं, इस भरोसे को हमने कायम रखना है। दूसरी चीज ये जरूर हुआ है कि चीजें, हमारे भी संसाधन उतने नहीं थे बट बढ़े हैं जी। अगर आप जो बात कर रहे हैं पिछले 8-10 सालों में सड़कें बनी है नहीं जी, जहां तक पहले गाड़ियां नहीं जा सकती थी, जा रही हैं जी। कई जगह हमने ब्रिजेस, पुल बनाए हैं जी, जिससे कि बहुत फर्क पड़ा है जी। पहले हमारे हैवी इक्विपमेंट जा ही नहीं पाते थे जी। एयरफील्ड्स बनी हैं जी, जो आपको पता ही है, वहाँ पर हम हैवी इक्विपमेंट ले करके जा सकते हैं जी। पहले हमारे टैंक्स इतने उस इलाके में नहीं थे, अब हमारे पास अगर मैं वो करूँ तो ब्रिगेड्स, वहाँ मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं जी। गन्स हैं, हम बोफोर्स वहाँ ले गए हैं, मैक्सिमम बोफोर्स हमारे वहाँ हैं। M777 गन जो हमने
यूएसए से ली हैं जी, वो गन्स वहाँ पर हैं जी, और बाकी क्लोथिंग भी काफ़ी बढ़ गई है, काफी जो बढ़ गई है। रहने की जो बंकर्स और बाकी चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जी, तो मनोबल बढ़ा है। हाँ, मैं कहूँगा ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, या हम कंपैरिजन में जी, इतने ज़्यादा आ गए जी। हैं, लेकिन यही चीज़ जो मैंने पहले कहा, देशवासियों का भरोसा और ये जो चीज़ आई, जी, जो गवर्नमेंट ने किया, जो बैकिंग दी, जी, जो भी दी, जी, इससे सेना का मनोबल बढ़ा जी, और बढ़ने की वजह से सेना ने बढ़ करके आगे बढ़ के अपना काम किया कि हमने ये करना है। जी, दूसरी चीज़, अगर अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डोकलाम में जी, ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सबको पता है। टैक्टिस कहाँ है, वो भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जी। ये टैक्टिस का मामला ऐसा है कि इंडिविजुअल जो है वो हर समय बदलती रहती जी। है और लोग करते रहते हैं, और हम दुश्मन को नहीं बता सकते कि हमारी क्या है, जी, है। लेकिन आप जोश देखिए कि हमारा एक जवान ऐसा नहीं है कि ये जवान कहीं अलग से हैं, जी, वहाँ सिखलाई के हैं, जाट जी। हैं जवान हैं, चाहे राजपूत हैं, चाहे इवन गुरखे हैं, जो भी जवान हैं हमारे, जी, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। बिल्कुल, और गया कौन, अगर आप डोकलाम भी याद कीजिए, पीछे से 1.5 किलोमीटर पीछे आर्टिलरी के जो जवान डिप्लॉयड थे, जब उनको पता लगा कि ये गुत्थम गुत्था हो रहा है, जी, वो उधर से आए। जी, तो हमारे यहाँ एक नहीं है कि जवान सिर्फ एक ही फील्ड में है, कि इन्फेंट्री है तो वही सिर्फ काम करेगी, जब पता लगता है तो दूसरे भी आ जाते हैं। जी, अभी इस समय अगर छोटा सा आइडिया है, ऐसा नहीं था कि तवांग में हालात पर नज़र नहीं थी। जी, हालात पर जो साजो सामान मिला है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे हैं, जी। वो काम कर रहे हैं। जी, हमारे फोर्सेज जो हमारे कमांडर्स थे वो देख रहे थे, उनको आइडिया मिल रहा था कि कुछ हो रहा है, जी, कि पहले की तरह नहीं कि डोकलाम में उन्होंने पहले एक्सरसाइज करने के बाद चीन ने अपने वहीं रुक जी। गए और फिर अपने लोगों को ले आए, और उस समय हमारे पास इतनी फौज वास्तव में नहीं थी जितनी चाहिए थी। बट अब वो हालत नहीं है, हम मैच कर रहे हैं जी। उसमें। और मैच करने के मैं बता दूं, एक ही जगह हम उनके दो के लिए हम एक ही बहुत है। एक ही बहुत है। लेकिन एक चीज और कही जाती है माउंटेन्स में, अभी तो ये गुत्थम गुत्था वाली बात हुई थी। जी। लड़ाई होती तो हम 1 और 6 की स्ट्रेंथ मान के चलते हैं कि अगर जी। एक स्ट्रेंथ या 10 आदमियों को ऊपर अटैक करना है तो आपको 60 होने चाहिए, जी, तब वो कर सकते हैं, बाकी उसके साथ। बट यहाँ पर जो था, अगर आप देखें तवांग की बात, जी, उनके तकरीबन 300 आए थे बिल्कुल, और हमारे 50 होते एक्चुअल वहाँ पर। जी, और उनकी जो उन्होंने रेकी किया था, देखा था, उन्होंने सोचा कि बहुत हो गए, तो इनके 50-60 हो गए, जी, हम जाएंगे, हम आराम से कब्जा कर लेंगे। जी, लेकिन जो हमारे कमांडर्स थे, जो हमारी सेना है, जी, इसलिए मैंने बहुत पहले भी एक बार बोला था कि हमें भरोसा रखना चाहिए हमारे कमांडर्स पर, जी, कि वो अपनी ड्यूटी जो है और जो भी विश्वास है उसको निर्वाह करेंगे। उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी थी, जी, अपने रिजर्व्स लगा रखे थे, क्यूआरटीज लगा रखी थी, कम्युनिकेशन फुल प्रूफ कर रखा था, जी, कि जहां जरूरत पड़े टाइम फ्रेम देख रखा था कि हम तुरंत पहुंच जाएं। और हुआ ही कि जहां ये चीज़ शुरू हुई, आगे उन्होंने रीइंफोर्स कर लिया पूरा अपना इलाका, कि दूसरी जगह नहीं जा पाए। जी, और यहाँ पर उन्होंने ऐसे रीइंफोर्स कर दिया तो आपने देखा कि क्या हालत हुई बिल्कुल, वहाँ पर। तो ये चीज़ है जो आप जी। कह रहे हैं कि आज के समय बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, जी, बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। और डोकलम के बाद जो मैं कह रहा था कि हमारे जवान जो है या हमारी सेना 2 चीनियों को अकेले एक आदमी देख सकता है, अब तो मैं कहूँगा कि 4 को हमारा अकेले एक आदमी देख सकता है। उस जी। स्टेज में हम पहुंच पहुँच चुके गए हैं। जी। हैं उसमें। जी। तो इसलिए अब हमको तो कोई शक नहीं है, बल्कि मतलब तवांग में चाइना ने हमारे को एक ट्रायल करा दिया है। बिल्कुल। जी। ट्रायल क्या, मैं कहूँगा कि उन्होंने एक देख लिया एक तरीके से, उनके लिए जी। एक रिहर्सल उन्होंने देख लिया है कि जी। हम क्या कर सकते हैं। जी। और हमारे कमांडर्स ये नहीं है कि उन्होंने पूरा अपना सब खोल दिया, इन्होंने सब कुछ दिखा दिया जी। कि हम यही सब कुछ करेंगे। जी, अभी भी उन्होंने अपना रिजर्व्स रखे होंगे कि हाँ, जी। और आने पर हम क्या कर सकते हैं। जी, जी, तो यही चीज नहीं है, जी। कई चीजें मिक्स्ड हैं। इनको ये भी पता है कि हमारे पीछे भी अभी जो फायर पावर सिस्टम्स हैं, जी, हमारे पास जो एरियल सिस्टम्स हैं, जी। हमारे पास हेलीकॉप्टर से लेकर के बाकी जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं वो हैं। जी, तो हमारे सेना को, हमारे कमांडर्स को ये पता है कि जब भी जरूरत पड़ेगी जी। हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल, ये चीज एक हमारे पास हुई है, जी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, जो पहले नहीं थी हमारे पास। जी।
बिल्कुल। और इसी का आपने कहा जैसे कि हमने हमारी जो सैन्य क्षमता बढ़ाई गई है, युद्धक क्षमता बढ़ाई गई है, सेना में जो आत्मविश्वास भरा गया है, उसका नतीजा है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो और बेहतर जवाब दे पा रहे हैं। और मैं ये भी सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये सब कहानी हुई है, जो ये सब चीज़ें हमारी जो युद्धक क्षमता बढ़ाई गई है, क्या इसी का नतीजा है कि पूर्वी लद्दाख में चाइना बार बार मेज की टेबल पर आ रहा है बातचीत करने के लिए? क्योंकि हमने जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था देश में 2020 में, उसके बावजूद हमने वहाँ पर सारे अपने टैंक पहुँचाए, हमने वहाँ पे रसद पहुँचाई, साल भर रहने का इंतजाम किया। आपने बताया भी कि किस तरीके से क्या क्या हथियार वहाँ पर और जो सर्दियों में रहने वाले जैकेट, बंकर वगैरह सब पहुँचाए गए। तो उनको लगा कि ये इनके पास अब आर्थिक क्षमता भी है और सैन्य क्षमता भी है, इसीलिए वो बार बार बातचीत के लिए राजी हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं भी कहूंगा कि वो हिंदी चीनी भाई भाई का एरा नहीं है, आप विश्वास नहीं कर सकते जी। आप सोचिए दुनिया में कहीं नहीं होगा कि 3 साल में 16 राउंड आप बातचीत हो गई। हाँ जी, 16 राउंड बातचीत हो गई और अभी भी सारी चीजें रिजॉल्व नहीं हुई है जी। और ये इंसिडेंट भी हो गया जी। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि ये बातचीत चीन की तरफ से एक दिखावा ज्यादा है जी, दिखावा ज्यादा है जी। एक जैसे हम कहते हैं कोरम पूरा करने के लिए यहाँ हम जी बातचीत कर रहे हैं जी, तो एक वो चीज ज्यादा है जी। लेकिन एक ये भी कहूंगा कि चीन भी ऐसे नहीं बैठा हुआ है। आपको पता है उसने अपना पूरा ईस्टर्न सेक्टर का कमांडर उन्होंने पूरा मिलिट्री उसका चेंज कर दिया था जी, बदल दिया था। जो कहे जाते हैं कि ये शी जिनपिंग के खास हैं जिनको ले आया गया और नेचुरली इसीलिए लाया गया होगा कि आप एक्शन कीजिए जी। और ये जब चीज हुई तो हमारी आर्मी बैठी नहीं रही जी, इनकी भी नजर है, इन्होंने भी ये देखा कि भाई ये बदलाव अगर हुआ है जी, तो किसी कारण से हुआ है और उस कारण को हमारी भी सेना पूरा एनालाइज करती है, नहीं कि बैठी रहती है जी। और खाली सेना हमारी ये नहीं देखती कि हम ये बॉर्डर मीटिंग्स हो रही हैं, वो मीटिंग्स होती रहेंगी जी, लेकिन हमारी भारतीय सेना जो है अपनी पूरी तैयारी करती रहेगी जी। इन मीटिंग्स के वजह से ढेरापन कोई नहीं आएगा, ना आया है जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ हमें इन मीटिंग से मिलने वाला है जी। ज्यादा अगर मिलेगा तो हमारी सेना ही माकूल जवाब दे करके हमको दिला पाएगी जी। बिल्कुल सर। और हम देख रहे हैं सर ये तवांग का जो मुद्दा सामने है, उसके बीच में आज भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसमें हम अपने जितने भी संसाधन हैं उसका एक बार उपयोग करके वहाँ पे देखेंगे। इसके साथ ही कजाकिस्तान की सेना के साथ हमारी भारतीय सेना का भी युद्धाभ्यास मेघालय में हो रहा है। हमने अभी देखा कि ओली में अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास हुआ था। तो ये जो बढ़ी हुई चुनौतियां हैं उनको देखते हुए हमने अपने युद्धाभ्यास बढ़ाए हैं या ये पहले से ही चलता आ रहा है? देखिए युद्धाभ्यास तो चलते आ रहे हैं, बट पहले आपने एयरफोर्स का जिक्र किया जी। चीन ने भी अपनी एयरफील्ड्स काफी बढ़ा दी, आपको पता है जी, आगे तक आ गए हैं जी। उन्होंने डिप्लॉयमेंट भी किया हुआ है जी, अपने प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स को आगे लाए हुए हैं और हमने भी किया है जी, हमारी भी उसमें है। लेकिन युद्धक कोई भी सेना, आर्मी, एयरफोर्स ने भी अपनी युद्धक क्षमता का जो टेस्ट है जी, वो करती रहती है और इन्हीं एक्सरसाइजेस की वजह से ही होता है जी। इनकी बदौलत की हम अलग अलग सिचुएशंस अगर आती हैं तो हम क्या कर सकते हैं जी। तो ये चीज सेना करती रहती है और जो एयरफोर्स कर रही है, तो इसमें कोई सिर्फ चीन की वजह से नहीं है जी, ये हमारी एयरफोर्स या आर्मी एक्सरसाइजेस करती रहती हैं जी। और जहां तक कजाकिस्तान के साथ है, ये कुछ ही समय से शुरू हुआ है जी। अमेरिका के साथ तो सालों से हमारी एक्सरसाइज चलती रही हैं जी। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं कि आप अगर देखें पूरी दुनिया में हमारा ही एक ऐसा देश है जहां हर तरह की टेरेन है जी, समुद्र है, रिवराइन टेरेन है, जंगल टेरेन है जी। ये आपका माउंटेन्स हैं, -45 डिग्रीज वाले माउंटेन्स हैं, नॉर्मल हैं जी। और +45 डिग्रीज वाले राजस्थान का डेजर्ट है, प्लेन्स टेरेन है हमारे पंजाब के जी। और कच्छ के आपको पता ही है कि वहाँ का टेरेन है। तो इतने टेरेन दुनिया की किसी भी कंट्री में एक साथ नहीं है जी। और इसके साथ हमारी सेना के पास जो एक्सपीरियंस है, खास करके टेररिस्ट ऑपरेशंस का जी, यूएन ऑपरेशंस, हमने मैक्सिमम हमारे ट्रूप्स जाते रहे हैं जी। तो इतना ज्यादा हमारे सेना के पास एक्सपर्टाइज है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि बाकी देश भी चाहते हैं कि हमारे साथ मिल करके उसको शेयर करें जी। और हम भी जब दूसरे के साथ रहते हैं तो हम भी कुछ सीखते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन अभी भी हमारे पास काफी बड़ी एक्सपर्टाइज है इस मामले में, इन टेरेन की वजह से। और हमारा एक जवान
वही आज वहाँ है, लद्दाख में -40 में, जी। कल +45 वो राजस्थान में आके रहेगा। जी। तो एक ही आदमी को हर एक चीज की उसके पास एक्सपर्टाइज है, हर एक सिचुएशन में काम कर सकता है। जी। तो हम तो बाकी लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए आज की तारीख में वहाँ भी है, नेवी भी देखी, अभी हमने एक्सरसाइज खत्म की थी। जी। तो क्वाड से लेकर के चाहे इंडो पैसिफिक से लेकर हर एक जगह, जी। तो ये जो हमारी एक्सरसाइजेज है ये चलती रहती हैं, और ये हम दुश्मन को नहीं दिखाना चाहते हैं, जहाँ तक वो है जी। हम अपने टेस्ट कर रहे हैं जी। कि हम हर एक सिचुएशन में कैसे अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं, और कैसे उसको जो है सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस एक्सरसाइज से मैं कहूँगा किसी को डराने की और किसी को हम दिखाने की कोशिश नहीं करने। हाँ, वो देखें डरे हमारे लिए अच्छा है। जी, और वो प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि ये डर अच्छा है, उनका एक डायलॉग भी काफ़ी हिट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, आमने सामने की लड़ाई में तो हम किसी को भी मात दे रहे हैं, लेकिन चीन की ओर से अब युद्ध का थोड़ा तरीका बदला गया है। जैसे साइबर अटैक्स हैं, जो साइबर क्राइम्स हैं, उसकी तादाद बढ़ी है भारत में, और अधिकांश ऐसे मामले सामने आए जिसमें चाइनीज़ लोगों का हाथ होता है, चाहे वो चाइनीज़ लोन ऐप्स हों, या अभी जैसे एम्स का जो सर्वर जो हैक हुआ था, ये एक बड़ी घटना है। तो क्या हम ये युद्धाभ्यास हम एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये साइबर वार से निपटने के लिए तैयार हैं? ड्रोन भी एक अलग चुनौती के रूप में सामने आया है, इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? बिल्कुल सही है। ये नया जो दो चीजें नई बिल्कुल आई हैं, एक साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर। जी। स्पेस तो चलिए कभी और वो करेंगे। साइबर वॉरफेयर ये ऐसा है कि आमने सामने की नहीं है, ये तो पीठ पीछे से होता है। जी बिल्कुल। और ये हर समय है। जी। ये नहीं होता कि आप सामने देख रहे हैं, आ रहे हैं जी, या जैसे कोई इंटेलिजेंस सिस्टम आप लगा के देख रहे हैं, अर्ली वार्निंग मिल जाए। जी। ये कोई सिस्टम में तो हो नहीं सकता। जी। ये चीजें ऐसी हैं जो पीठ पीछे से हो रही हैं, और कुछ जानबूझ के हो रही हैं और कुछ अनजाने में, आपको पता भी नहीं लग रहा है, आपके सामने हो रहा है। जी। अगर हम ऊपर जाएं तो ये चीज इतनी ऊपर तक जा चुकी कि आप बताइए, रशिया जो है अमेरिका में इलेक्शन से इन्फ्लुएंस कर सकता था। जी। और अभी होते हुए भी, जब अभी उनके सीनेट के इलेक्शंस चल रहे थे बीच में, तब भी रशिया के एक उनके मिनिस्टर का ही वो था। जी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हाँ, हम कैपेबल हैं करने के लिए, और हम अमेरिका के इलेक्शंस को कर सकते हैं इन्फ्लुएंस। जी। तो ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, और आपको ट्विटर से लेके हर एक में ये पता है, और इसके बारे में हमें कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार किया था इस बेसिस पर। हमारा एक सीमा संदेश सीमा जागरण मंच के साथ हम लोगों ने एक किया था, जिसमें जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में और पीएमओ में हमारे जो एडवाइजर हैं इसके, एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर बात की थी। जी। और इसके बारे में चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि हम तैयारी कर रहे हैं। जी। राष्ट्रीय नेशनल मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पर इसकी तैयारी चल रही है। जी। और हमने बहुत कुछ करना भी है। जी। बहुत कुछ करना है इसके बारे में, लेकिन तैयारी चल रही है। और ये आपने कहा, ये बहुत ही इस समय ये सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई वॉरफेयर अगर देखें तो ये है, जिसके बारे में हमें काफी जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। सबसे बड़ी जरूरी है लोगों को जागरूक करना, जी। क्योंकि हमको एज ए आपने देखा कुछ फौजियों को भी लोग कैसे इसमें इंसाइट कर ले रहे हैं। जी बिल्कुल। इंड्यूसमेंट कर ले रहे हैं किसी तरीके से वो करके। जी। किस तरह जो है ऊपर लेवल में जितने ऐप्स हैं, बाकी चीजें हैं, सारी जानकारी लेके वो कर रहे हैं। जी। तो ये चीजें हो रही हैं। मतलब एक फौजी होने के नाते मेरे पास भी कई बार कॉल वो लग जाता है कि जहाँ 90 का अगर कॉल आ रही है तो किसकी है, कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, तो पता लग जाता है, और हम नहीं उसको उठाते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमको बताई गई हैं। पता है। लेकिन अगर आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं, आप अनजाने में खोल देते हैं, फिर आपको पता नहीं लगता। तो कई चीज़ें जिसके बारे में जानकारी लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और ये चीज़ अगेन, ये सिर्फ फौज या सिर्फ कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, न डोमेन में है। जी। ये हर एक देशवासी के डोमेन में है। हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि जो हर एक आदमी जागरूक रहे, कि उसको जो है धीरे धीरे कोई मेंटली ऐसे ना करे, अपने डोमेन में ले लेगा और उसे कुछ पूछता रहेगा, बताता रहेगा, और बाद में जा करके उसको इतना ज़्यादा बरगला दे
कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज उसके हाथ बिल्कुल, से करा दे। बहुत ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं। बिल्कुल। और सर ड्रोन भी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। हमने देखा चाहे पंजाब बॉर्डर हो, जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर में घुसपैठिए तो अब उतनी ताकत नहीं रख पा रहे हैं कि यहाँ पर घुसपैठ कर सकें। अभी मैं डीजीपी दिलबाग सिंह जी का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा था कि आतंकवादी इसलिए अब वारदातों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन तक हथियार नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो ड्रोन से भेज भी रहे थे मादक पदार्थ या हथियार, तो वो अब नहीं पा रहा है। तो हम क्या वाकई में ऐसी क्षमता हासिल कर चुके हैं कि जो ड्रोन एक चुनौती के रूप में उभरा है उससे हम निपट सकें? अनिल जी, दो चीजें हैं। अगर आप जाएं थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर हम साइबर या उसमें देखें जी, तो पहले एक हैकिंग शुरू हुआ था जी, और हैकिंग में आया था इथिकल हैकिंग जी, जो गवर्नमेंट और बाकी लोग करा रहे थे हैकिंग जानकारी लेने के लिए जी। तो ड्रोन्स में भी कई हैं जी, ड्रोन्स हैं, एंटी ड्रोन भी चीजें आ गई हैं, और ड्रोन्स भी अपने आप को बचाने के लिए अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और ड्रोन्स की ऐसी है कि सबसे मुश्किल चीज है कि आप पता नहीं कर पाते, इतना छोटा है कि आपके रडार में आता नहीं है जी, लो फ्लाइंग है, नीचे चलता है जी, तो वो पता नहीं लगता। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है कि ड्रोन्स का रेंज ऐसा हो गया है कि पहले होता था 200-250 किलोमीटर, अब तो ड्रोन्स ऐसे हो गए हैं कि 1000 किलोमीटर तक जा सकते हैं जी, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं जी। 30-30 किलो के पेलोड ले जा सकते हैं। आप समझिए कि अगर एक पेलोड, मैं सिर्फ अगर एक्सप्लोजिव की बात करूं जी, तो 30 केजी का पेलोड एक्सप्लोजिव बहुत बड़ी चीज है, बहुत काफी कुछ कर सकता है जी। और ड्रोन्स का जो अभी आ रहे हैं, जैसे हम कामाकाजी ड्रोन्स बोल रहे हैं जी, खुद गए लाटरिंग ड्रोन्स हो गए हैं, लाटर करते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते जी, खड़े हैं, आदमी को पता ही नहीं लगता कि ये क्या है जी, कुछ नहीं होता, पेड़ों के झुंड में भी आप उनको रोक सकते हैं जी। और उसके बाद जो टारगेट देखते हैं वो सीधा इतनी स्पीड के साथ जाते हैं कि उस बीच में तो आप उनका कुछ कर ही नहीं सकते जी, और जा करके वो डिस्ट्रॉय कर लेते हो जाते हैं, वो कर भी देते हैं जी। तो ड्रोन्स का ये टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत बढ़ रही है जी। हालांकि एंटी ड्रोन भी टेक्नोलॉजी आई है, खास करके कुछ अगर यूक्रेन वार की अगर बात करें जी, जहां रशिया ने इनके ईरान के जो ड्रोन्स यूज किए थे जी, उनके बरखिलाफ यूक्रेन ने दावा किया है कि 60% ड्रोन्स को उन्होंने मार गिराया है जी। अब उनका दावा कितना सही है या गलत है जी, बट अगर हम लें 40-50% भी लें तो काफी बड़ी बात है जी। और इसी बीच में अगर आपने देखा कि टेक्नोलॉजी बदल दी रशिया ने जी, एक साथ 50-60-100 ड्रोन्स उन्होंने शुरू कर दिए। आप कितने मारेंगे जी? अगर आप 60 कर दिए तब भी 40-50 ड्रोन्स तो हैं जो जाकर के डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं जी। दूसरी चीज, ये सबसे सस्ता है जी, सबसे सस्ता जो है, एक आपके पास आप मिसाइल कहिए, एम्यूनिशन कहिए, या उसको जो भी कहिए जी, कि सबसे सस्ता है 20,000, 15,000, 20,000 डॉलर में आपको मिल जा रहा है जी। इतने सस्ते में तो आपको राइफलें नहीं मिलती जी, जो उस रेंज की अच्छी हैं। तो इस वजह से इनका काफी बढ़ गया है उपयोग, और इसके बारे में सोचना पड़ेगा जी। बहुत जरूरी है कि कैसे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं जिससे कि ये इनको हम रोक सकें। और बिल्कुल सही है जो आप कह रहे थे JNK में या पंजाब में कि पहले बॉर्डर स्मगलिंग होती थी, बॉर्डर से चीजें आती थी, जापान के थ्रू, यहाँ के थ्रू आई थी, तो वो सब चीजें हमने प्लग काफी हद तक बंद कर दिया। तो ये चूंकि उनको एक इजी चीज मिल गई करने के लिए, और इसके अगेंस्ट भी काफी विजिलेंट हैं लोग, हमारे फोर्सेज, चाहे वो बॉर्डर्स पर हैं चाहे कहीं भी हैं, काफी विजिलेंट हैं और फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक समस्या तो है जी, जो आपने कहा बिल्कुल है, और इसके बारे में हमें इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम इसको रोक सकें। सर, तवांग में जो कुछ हुआ उस पर सरकार का जो बयान है वो संसद में आ चुका है, दोनों सदनों में आ चुका है। सेना की तरफ से तुरंत बयान जारी कर दिया गया था जब ये खबर सामने आई, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार सदन में चर्चा कराए, संसद में चर्चा कराए। लेकिन अगर हम देखें सोशल मीडिया पर या अन्य मंचों पर लोग सेना ने जो कहा है, सरकार ने जो कहा उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, चर्चा चाहिए हमको, क्योंकि चीन क्या कर रहा है उस पर सरकार कुछ बता नहीं रही है। मेरा सवाल ये है कि सरहद पर जो कुछ हुआ उस पर संसद में चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है या सरहद पर दुश्मन को सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है? नीरज जी, इससे पहले थोड़ा सा हट के मैं एक बात करूंगा जी सर। ये हम चर्चा सिर्फ
तभी क्यों करते हैं जब कुछ होता है। जी अगर चीन से हम चीन के बारे में चर्चा पार्लियामेंट में करना चाहते हैं तो तवांग के बाद क्यों कर रहे हैं जी, इससे पहले क्यों नहीं, हर 2 महीने 3 महीने में हम चर्चा क्यों नहीं करते जी, हर 6 महीने में क्यों नहीं चर्चा करते कि हम चीन के साथ हमारी ये बढ़ेगी, हमारी इतनी स्टडी टीम्स हैं हमारे देश में जी, जो अपने रिपोर्ट्स पक्का पार्लियामेंट तक डिफेंस मिनिस्ट्री से लेके हर जगह जा रही हैं जी, इतने थिंक टैंक्स हैं जो अपने रिपोर्ट्स देते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा क्यों नहीं करते जी। आज जैसे आपके चैनल ने बीच में भी किया था शुरू, और आपने एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है ये चर्चा करना जी, स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में, ऐसे चर्चा लगातार चलनी चाहिए जी। इंसिडेंट होने के बाद क्यों होनी चाहिए, पहली बात जी, विपक्ष को अगर करना है उनकी राइट है, मैं नहीं कहता कि वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, जो कर रहे हैं उनकी राइट है, सही कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आप लगातार चर्चा क्यों नहीं करते जी? आप हर समय कहिए कि भाई 6 महीने में 8 महीने में क्या इंप्रूवमेंट हुई है जी, हम क्या कितने कैपेबल हैं जी, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुकाबला उन सब चीजों का जी, कि चीन कहाँ है क्या है। और आज जब आप लोग न्यूज चैनल्स भी जा रहे हैं, सरहद तक जा रहे हैं आप जी, बिल्कुल अभी चैनल्स वहां पहुंच गए हैं, जहां इंसिडेंट हुआ था वहां तक पहुंच गए हैं, तो इसमें छुपाने की क्या बात रहेगी जी, जी, सब कुछ सामने है जी, तो सब दिखाई पड़ रहा है, सैटेलाइट से हर एक चीज दिखाई पड़ रही है जी, आप बैक में जाके देख सकते हैं कि कहां पर क्या हुआ जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चीज छुपाने की है जी। और दूसरी चीज जहां तक है, देखिए सेना का जहां तक सवाल है, सेना अपना काम जो उसको दिया गया है वो काम करती है और करेगी जी। जब तक उनके ऊपर देश का विश्वास है वो इस विश्वास को डिगने नहीं देंगे और सेना को अपना काम करते देना चाहिए। सेना जो कर रही है उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेना को पता है कि क्या कैसे क्या काम करना है। वो सरकार भी नहीं कहती क्या, वो बस बता देती है ये गाइडलाइंस हैं और सेना अपना पूरी फ्री है उसके अंदर अपना काम करने के लिए। सेना के कमांडर अपना डिसीजन लेते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। तो उस बारे में हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए, डिस्कशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सेना को अपना काम करने देना चाहिए इस विश्वास के साथ कि चाहे पक्ष है या विपक्ष है, सेना जो है देश के लिए काम करेगी, न पक्ष को जो विपक्ष को और न सरकार को नीचे या देश को नीचे देखने पर मजबूर करेगी या जाने देगी जी। बिल्कुल इस चीज मान के चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और सरहद पर किस हरकत का कब और कैसे जवाब देना है इसका सही निर्णय सेना ही कर सकती है और दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल सर, वर्तमान सरकार का कहना है कि सीमाओं पर बुनियादी ढांचा तेजी के साथ बढ़ाया गया है और तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं महबूबा मुफ्ती का बयान देख रहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया कि सेना को पिटने पर मजबूर कर दिया सरकार ने। आपको क्या लगता है सर, क्या वाकई में हमारी जो युद्धक क्षमता, आपने हालांकि बहुत सारे विस्तार से बताई हैं बातें, लेकिन चूंकि विपक्ष का कहना है कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि 100% चीज़ें जो चाहिए हो गई हैं जी, नहीं जी, क्योंकि इतने सालों में जो चीज़ नहीं हुई जी, मैंने यही कहा कि चीज़ें बढ़ी हैं जी। पहले कई चीज़ें नहीं हुई थी, बड़ी है। महबूबा मुफ्ती या जो भी कोई भी है वो अपनी जगह हो सकता है, कुछ जगह उन्होंने देखा होगा, मैं नहीं कहता हूँ गलत है, लेकिन मैं उसी अगर JNK की बात आपसे करूं जी, मैं तकरीबन 1982 से लेकर के और अगर आप कहें 2014 तक करीब 6-7 डेढ़ 2 साल, मतलब हमने LC से लेके हर जगह लगाए जी। 82-83 में क्या हाल थे, या 90 या 94 या अगर आप लें 99 तक क्या हाल थे, उसमें काफ़ी फर्क आया है जी। पहले हम पानी तक नहीं पहुंचा पाते थे अपने जवानों को जो ऊपर थे जी, गाड़ियां नहीं जा पाती थी, समय लगता था ऊपर पहुंचने में, हथियार एम्युनिशन जा नहीं पाते थे टाइम से जी, खच्चरों पर लेके जाना पड़ता था। अब कई जगह, मतलब अगर मैं कहूं कि 80% जगहों पर तो ट्रैक बन गए हैं, हम ऑप ट्रैक बोलते हैं, ऑपरेशनल ट्रैक जी, जिस पर छोटी गाड़ियां जा सकती हैं जी, वहां तक पहुंच सकते हैं। इतनी जरूरत नहीं, हमारी गन्स जो हैं जो पीछे रहती थी क्योंकि आगे जा नहीं पाती थी, उनको रास्ता मिल गया है, आगे जाकर के डिप्लॉय कर सकती हैं जी। तो हमारी मारक क्षमता में वृद्धि हुई है जी। मारक क्षमता का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल मॉडर्न हथियार आ गए हैं और वो चीजें, कमी है उसमें, मैं नहीं कहता कि हम 100% उनके अमेरिका या बाकियों के बराबर हो गए, लेकिन जी, जो चीजें हमें हैं थोड़ी थोड़ी आ रही हैं चीजें, और उनका इस्तेमाल जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है उसकी वजह से, और जो हमारी सिखलाई और ट्रेनिंग बढ़ी है उसकी वजह से हम और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और पहले से ज्यादा हमारी मारक क्षमता इस वजह से भी बढ़ी है जी।
कुछ अम्युनिशन हथियार बढ़े हैं, जी। और उससे ज्यादा हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी बढ़ा है और बढ़ रही हैं जी। और ये भी बता दूं आप सबको कि ये नई चीज नहीं, आर्मी हर साल चाहे वो ये रोड्स की है या बाकी रहने की जितनी भी चीजें की हैं अपना बना करके और पूरा प्लान जो है देती रहती है जी। कि भाई हम ये चीज यहाँ पर चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं। और नेचुरली जैसे हर जगह कमी है आज की डेट में अगर आप देखें रशिया, जर्मनी, यूक्रेन, हर जगह फौज में उतना जितना उनको फंड चाहिए नहीं मिल रहे हैं जी। हालांकि वो बढ़ा रहे हैं अभी, वो अलग की बात है जी। रशिया के तो बहुत सारी चीजें सामने आई अभी, वही चीजें आ रही हैं सामने, वही मैं कह रहा हूँ। तो कमी तो है जी, लेकिन वो कमी नहीं है जो कुछ सालों पहले हुआ करती थी। हम आज की हमारी स्थिति काफी मजबूत है इस समय जी। हमारा इरादा भी जी काफी मजबूत है इस समय। और जो चीज मैंने आपको बताया, सेना को अगर आप 10% इजाफा करते हैं या 20% उनकी बुनियादी चीजों में जी। और सेना ये नहीं कहती कि अब मुझे राशन पानी 10% बढ़ाइए, वो कहते हैं पहले हमारा जो मेन चीज है हथियार, एम्युनिशन, वो हमको दीजिए जी। राशन पानी तो हम, वही उनका राशन पानी है। हाँ, वो मेन राशन पानी हमारा वो है, बाकी तो हम कर लेंगे जी। अगर आप लद्दाख में जहाँ सेना है उनको आप राशन घी दे दीजिए, चाहे चॉकलेट दे दीजिए, ऑक्सीजन ही नहीं, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लोगों के सबके वेट कम हो जाते हैं, बाकी मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है कि वहाँ क्या क्या होती है तकलीफ। बिल्कुल, लोग नहा नहीं पाते, लोगों की स्किन का बुरा हाल हो जाता है, फट जाती हैं चीजें। अभी भी ये हाल है, हमारे जवान थे वहाँ जो कुछ मिले आते जाते हैं तो होता है, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आप बुनियादी चीजें उनकी बढ़ा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ रहा है और तैयार है और आगे बढ़ने के लिए। आज वो तवांग में हमारे रुक गए कि वो लाइन था, नहीं तो ये तो अंदर चले गए होते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो पार करके आ गए थे। नहीं, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं जी, ये चीजें हैं कि हम, मतलब मैं आपसे कहूँ कि आ गए थे, मतलब वो तैयार हैं करने के लिए। जी जी, तैयार है करने, कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज है, लेकिन यही विश्वास है, ये जो बुनियादी चीजें हैं जरूरत है बढ़ाने की, लेकिन बढ़ी हैं, काफी कुछ बढ़ी हैं और उसी वजह से हम ये चीजें देख पा रहे हैं अपने हिसाब से। जी बिल्कुल सर, आपने तवांग पे बड़ी डिटेल से सारी जानकारी दी। मैं कार्यक्रम के अंत में एक सवाल लद्दाख पे जरूर पूछना चाहूँगा सर। पूर्वी लद्दाख में इस समय क्या हालात है, क्योंकि विपक्ष तो अपने इस आरोप पर अड़ा हुआ है कि चीन हमारे घर में घुस के बैठा हुआ है। अब अगर सिर्फ हम प्लेन बात करें, चीन तो बैठा हुआ है 62 से लेकर के हमारा जी। हम ये कह रहे हैं कि नहीं है जी। लेकिन एक चीज हमको जरा समझना पड़ेगा कि जहां पर बाउंड्री नहीं है जी, जहां पर कोई डिफाइंड नहीं है जी, वहां पर कौन आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, वहां हम किसी को कुछ नहीं कर सकते जी। और अगर ये है जी, अगर ये है तो लोकल कमांडर्स वहां कैपेबल हैं करने के लिए जी। और ये भी कैपेबल हैं कि अगर कोई 1 किलोमीटर आता है तो हमारे भी ये 800 मीटर या 1 किलोमीटर अंदर कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं कि हम जो है उनको छोड़ दिए ऐसे ही आने की जी। तो एक चीज माननी पड़ेगी कि जहां बाउंड्री डिफाइंड नहीं है वहां पर ये चीज तो होगी, आगे पीछे हमें खुद नहीं पता लगेगा कौन कहाँ है क्या है जी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो सबसे पहली जरूरत हमारी है, चाहे हमारा सरकार है या विपक्ष के लोग हैं, मिल बैठ करके बजाय बाकी डिस्कशन करने के लिए एक चीज करें, या तो वो कहें कि जो एग्जिस्टिंग हमारी एलएसी है उसी को हम प्रॉपर मान रहे हैं कि बाउंड्री है चाहे एलएसी है जी, या वर्किंग बाउंड्री है, जो भी कहें हम जी, एक वर्किंग बाउंड्री आज के लिए कह सकते हैं और दुनिया में फैला दें कि हमारी आज की है। आगे हम जो बात करेंगे इसके आगे वाले इस लेवल की बात करेंगे जी जी, तभी ये चीज हो पाए और जिससे कि हमारी सेना भी वहां फिक्स कर दे अपना कि हाँ हम यहाँ से तुम्हें एक कदम आगे पीछे नहीं आने देंगे, जिससे ये बाउंड्री की चीज वो नहीं आए, डिफाइंड नहीं है। जैसे चीन कहता है डिफाइंड नहीं है, हम कहते हैं डिफाइंड है, कहीं हम कहते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है, वो जरूरी है डिफाइन करना जी। इस मुद्दे पर सर चीन को बहुत बार बातचीत के लिए लाने का प्रयास किया कि एलएसी को फिक्स करो, आप एलओसी बनाओ उसको, लेकिन वो तो शायद इस पे बात करने वाली नहीं। मैंने कहा आपसे 2 साल में बताइए 16 बार मीटिंग हुई, कुछ तैयारी नहीं हुई, तो हम वन साइडेड क्यों नहीं करते जी। हम कहें कि हम इसको मानते हैं जी, हम इसको मानते हैं, अगर आपको कोई शक है इसके बारे में, कोई बात करनी है तो ये बात कीजिए जी। लेकिन हमारा ये मानना है जी कि ये चीज जो हमने 1993 में आपसे किया था वो ये चीज थी, इससे आगे पीछे नहीं होना है, बस इसके आगे की बात करनी है, पीछे की बात ही नहीं करनी है जी जी। एक अगर नहीं लेके चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये बात आएगी और हम ये मीटिंग्स करते रहेंगे, इसका फायदा नहीं हो पाएगा जी।
बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी प्रखरता के साथ और बड़े तथ्यों उदाहरणों के साथ संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम देखकर तवांग को लेकर, पूर्वी लद्दाख को लेकर, चीन से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर जो हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, उनके मन में जो उमड़ घुमड़ रहे प्रश्न हैं उनका समाधान हुआ होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो शौर्य पथ कार्यक्रम हमने आज से शुरू किया है, इसका साप्ताहिक आधार पर प्रसारण होगा। आपके मन में भी यदि सामरिक मुद्दों पर, रणनीतिक मुद्दों पर कुछ सवाल हैं तो हमें भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त DVS त्रिपाठी जी उनके जवाब देंगे और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।